प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज जो हम पढ़ेंगे वो है व्यंग राम का दुख और मेरा। हरिशंकर परसाई ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विडंबनाओं को, विसंगतियों को उजागर किया है। सामाजिक और नैतिक पतन और जीवन मूल्यों के ह्रास की ओर बड़ी सरलता से, बहुत सहजता से, ऐसी तीक्ष्णता और ऐसी व्यंग की अभिव्यक्ति की है जो बहुत ही मार्मिक है, हृदयस्पर्शी है और वैचारिक उद्वेलन के लिए भी वह बहुत सटीक है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि इन्होंने रामचरितमानस के वर्षा प्रसंग के माध्यम से नीति शिक्षण को माध्यम बनाया है और एक उसी बहाने से बहुत सुंदर व्यंग की अभिव्यक्ति की है। ये कौतूहल बना रहे, कहानीपन है इनकी व्यंग रचनाओं में और एक सामाजिकता की प्रतिबद्धता भी है जो सामाजिक उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी अपना अद्भुत योगदान देती हैं। बादल गरज रहे हैं और मुझे गोस्वामी जी की यह अर्धाली याद आ रही है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यो रामचरितमानस में पूरा वर्षा प्रसंग नीति शिक्षण का एक बहाना है। राम लक्ष्मण को बाढ़ पर आई क्षुद्र नदी दिखाते हैं और कहते हैं कि इसी प्रकार खल थोड़े धन से ही बौरा जाता है। राम लक्ष्मण को नीति और धर्म में बहलाए रहते हैं, अपने मन में तनिक भी झांकने नहीं देते। केवल यहाँ उनकी सावधानी ढीली हुई है जब वे कह उठते हैं कि चारों ओर मेघ घमंड से गरज रहे हैं और मैं प्रियाहीन हूँ तो मेरा मन डरता है। यहाँ पर राम बिल्कुल मानवीय दुर्बलता से जूझ रहे हैं। ऐसी उनकी मानवीय धरातल पर राम की अभिव्यक्ति की है। इस अर्धाली का क्या अर्थ है? वैसे पेशेवर रामायणी इसके 10 अर्थ निकालेंगे, पर उनमें वह हरगिज नहीं होगा जो तुलसीदास का अभिप्रेय है। एक एक चौपाई के जब ये कई अर्थ निकालते हैं तो मेरे मन में आता है कि इनसे कहूँ कि भाई, जिसकी बात के एक से अधिक अर्थ निकले वह संत नहीं होता, वह लुच्चा आदमी होता है। संत की बात सीधी और स्पष्ट होती है और उसका एक ही अर्थ निकलता है। तुम संत की बात के कई अर्थ निकाल कर क्यों अनर्थ करते हो? इनके द्वारा किया गया एक अर्थ यह है, प्रियाहीन का अन्वय यूँ होगा प्रिया अहि न, यानी राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, बादल गरजते हैं और मेरा मन डरता है। डर लगता है कहीं प्रिया को इस बरसात में सर्प न काट ले। इस अर्थ से चाहे कथावाचक को आरती की थाली पैसों से भर जाए, पर मेरा समाधान कैसे होगा? सीता दूर है तो राम का मन डरता क्यों है? क्या इसलिए कि न जाने सीता इस बरसात में कहाँ है, या इसलिए कि प्रिया की बिछोह से मन कमज़ोर हो गया? प्रिया पास होने से क्या पुरुष अधिक निडर होता है? लेकिन मेरा पड़ोसी बाबू तो उल्टी बात कहता है। भैया, अपन तो बाल बच्चे वाले आदमी हैं, डर कर चलते हैं, सबकी सुन लेते हैं। ये है व्यंग। राम की बात राम जाने, बादलों की गर्जन से डरता मैं भी हूँ, पर इस डर का कारण जानता हूँ और बता भी सकता हूँ। नहीं, राम वाला कारण नहीं है। मेरे डर का कारण कोई हरण की गई प्रिया नहीं है, यह मकान है जिसकी छाया तले बैठा हूँ। राम इस भय को नहीं जानते थे। वे किसी किराए के मकान में चातुर्मास काटते तो भाई को ऐसी बातें थोड़े ही सिखाते कि हे लक्ष्मण, पर्वत बूंदों के आघात को ऐसे सह रहे हैं जैसे संत जन दुष्टों के वचन सहते हैं। वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे ठीक सिरहाने एक बड़ा टपका है, मुझे रात को नींद नहीं आई, आज ठीक कराना। और लक्ष्मण जो आज्ञा कहकर मकान वाले से शिकायत करने चल देते। पर्वत चाहे बूंदों का आघात कितना ही सहे, लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं करते। वे बाण मारकर बादलों को भगा देते या मकान मालिक का ही शिरोच्छेद कर देते। हमसे न बादल डरता है न मकान मालिक, और हम एक कोने में बैठे छत से प्रकट होने वाली जलधाराओं को देखते रहते हैं। गालिब का मकान भी मेरे ही जैसा रहा होगा, तभी एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, आसमां 1 घंटा बरसे तो घर दिन भर।
मतलब दरिद्रता की ये स्थिति है। कवि रहीम इस कष्ट को कष्ट नहीं मानते बल्कि बड़ा वरदान मानते हैं और क्या कहते हैं, टूट खाट पर टपकत टटियो टूट, पिए की बाह उसी समा सुख के लूट। रहीम की बात मैं समझता हूँ, सारी महत्ता उस खास किस्म के तकिए की है। उसके सामने टूटी खाट, टपकते घर और टूटी टटिया की नहीं चल पाती। पर रुई के तकिए से यह चमत्कार कैसे पैदा होगा, इस बात को आगे बढ़ाना अच्छा नहीं। आसमान के और मेरे हृदय में एक साथ धड़कन हो रही है। कविता लिखने के लिए व्यर्थ भय की अनुभूति नहीं बुलाता। वह वास्तविक भय है जिसके सामने कविता नहीं लिखी जाती, जान बचाई जाती है। घर में इतना पानी भर जाता है कि कभी सोचता हूँ कि अगर फर्श पत्थर का न होता तो इन कमरों में धान बो देता। मकान मालिक का अपराध नहीं है। उसने मकान ऐसा बनवाया है कि पानी क्या हवा तक न घुस सके। एक भी खिड़की नहीं है, अलमारी या ताक भी नहीं है, क्योंकि इनसे दीवार कमज़ोर होती है। बस दीवारें हैं और ऊपर पत्थर सीमेंट की छत है। 2000 वर्ष बाद यह पुरातत्ववेत्ताओं को ऐसा ज़मीन में गड़ा मिल जाएगा। बरामदे में छत को थामे 4 विशाल चौकोर खंभे खड़े हैं, बड़े मजबूत। ग्रीक पुराणों के एटलस को पता लग जाए तो इन स्तंभों पर आसमान को रखकर तनिक सुस्ता लें। यदि किसी अच्छे पुरातत्ववेत्ता को यह मकान दिख जाए तो वह फौरन निष्कर्ष निकाल ले कि वास्तुकला में मोहनजोदड़ो के खंडहरों से मिलता है और खोद कर यहाँ जमा दिया गया है। ऐसा शानदार मकान है, पर यह टपकता है। वर्षा के पहले दौर में जब पानी टपका तो सोचा कि इतना सह लेंगे। मकान मालिक से मरम्मत के लिए नहीं कहा, पर ज्यों ज्यों वर्षा बढ़ी त्यों त्यों टपके भी बढ़ते गए। तब हमने मकान मालिक को कष्ट दिया। उसने अपने सामने 2 बार सीमेंट का प्लास्टर पुतवाया। हमें बाद में समझ आया कि यदि वह इतनी दिलचस्पी न लेता और सामने प्लास्टर न करवाता तो पानी तभी बंद हो जाता। खैर, उस वक्त तो हम प्रभावित हुए थे, पर जब फिर भी पानी आना बंद न हुआ तो हम सब परेशान हुए कि आखिर पानी आता कहाँ से है। किसी अखबार को मालूम हो जाता तो वह छाप देता कि भगवान का चमत्कार देखो, पत्थर से जलधारा प्रकट हो रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ के डर से हमने ये चमत्कार प्रकट नहीं होने दिया। हमें याद था कि कुछ ही साल पहले एक भेड़ चराने वाले लड़के का चमत्कारी बालक के रूप में प्रचार करके पत्रकारों ने लाखों की भीड़ जमा कर दी। वहाँ हैजा हो गया और कई श्रद्धालु वहीं अंधविश्वास की वेदी पर बलि हो गए। मतलब धर्म के अंधानुकरण से क्या नुकसान हो सकता है और कहाँ हमें बौद्धिक तर्क की आवश्यकता होती है, या वैज्ञानिक और व्यवहारिकता का जो मेलजोल है उसके माध्यम से जीवन को गतिशील बनाना होता है। इस बात की ओर लेखक ने ध्यान आकर्षित किया है। एक दिन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज से इसी वर्ष डिग्री पाने वाले एक तरुण इंजीनियर को यह चमत्कार दिखाया। उसने ध्यान से जांच कर कहा, ठीक है, समझ गया। ऊपर से प्लास्टर हो ही चुका है, इसमें भीतर से सेंधों में सीमेंट और रेत भरवा दीजिए। भीतर से प्लास्टर हो जाने पर एक बूंद नहीं आएगी। मैं इस युक्ति से प्रभावित हो गया, पर मेरे भाई में व्यवहार बुद्धि अधिक है। उसने कहा, ऐसा करने से दीवारों में पानी घुसता जाएगा और किसी दिन ऊपर दीवार खिसक पड़ेगी। इंजीनियर ने उत्तर नहीं दिया। उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया। मैं समझ गया कि ज्यों ज्यों देश में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं त्यों त्यों कच्चे पुल और तिड़कने वाली इमारतें क्यों अधिक बनती जा रही हैं, और जब हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा तब हम लोग कहाँ रहेंगे। किसी ज्ञानी ने हमें एक दिन सांत्वना दी कि इतने परेशान मत हुआ करो कि ये किराए के मकान कमर्शियल बेसिस पर बनवाए जाते हैं। व्यावसायिक आधार का सूत्र है कम लागत घटिया माल अधिक दाम। मकान भी 2 तरह के होते हैं, रहने के और किराए देने के। एक प्रकार के मकान से दूसरे प्रकार का काम नहीं लिया जा सकता। रहने का मकान किराए पर नहीं दिया जाता और किराए के मकान में रहा नहीं जा सकता। व्यावसायिक आधार पर तो हम रोज़ पिट रहे हैं। व्यावसायिक आधार वालों को बस चले तो वे हमारी नसों का गर्म रक्त निकाल कर उसमें पानी भर दे। एक दिन एक परिचित पधारे। उनके भी 2 मकान किराए पर चल रहे थे और इस तरह वे हमारे मकान मालिक की मौसी के लड़के होते थे। सगे नहीं, पर सगे से अधिक, यानी व्यावसायिक आधार पर। उन्होंने छत के ऊपर से देखा और बोले, इसमें प्लास्टर कराना चाहिए। हमने कहा, 2 बार तो
हो चुका। वे हंसकर बोले, प्लास्टर नहीं हुआ, सीमेंट पोती गई है। मकान वाले से कहो कि मोटा प्लास्टर करवाए। हमने कहा, कितना तो कहा, यहाँ तक कह दिया कि किसी दिन यह छत गिरेगी तो हमारी जान चली जाएगी। यह सुनकर वह दार्शनिक की तरह बोले, अपनी जान जाने की बात कहने से काम नहीं चलेगा। यह कहो कि तुम्हारी दीवार गिर जाएगी और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, समझे। तुम देखोगे कि फ़ौरन 4 इंच मोटा प्लास्टर हो जाएगा। मकान की मरम्मत कोई तुम्हारी जान बचाने के लिए थोड़े ही की जाएगी, दीवार बचाने के लिए की जाएगी। व्यावसायिक आधार पर दीवार और मनुष्य के तुलनात्मक मूल्य के सूत्र की हमने गांठ बांध ली। हमने कल जब दीवार गिरने की आशंका मकान मालिक के सामने प्रकट की तो उसने फ़ौरन नौकर को हुक्म दिया कि पानी खुलते ही अच्छा मोटा प्लास्टर कराना। अब हम पानी खुलने की राह देख रहे हैं। बादल गरज गरज कर मन कंपा जाते हैं। राम प्रियाहीन थे इसलिए डरते थे, हम ग्रहहीन हैं इसलिए डरते हैं, किसका अभाव बड़ा है। बहुत सुंदर प्रसंग, ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक दंश की पीड़ा को लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है। इस पाठ का जो व्यंग संदेश है उसका सारांश 50 शब्दों में लिखिए। ये आपका होम असाइनमेंट है। इस व्यंग रचना में हरिशंकर परसाई ने किस प्रकार की व्यंग्यानुभूति की है उसको अपने शब्दों में लिखिए।